हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट 2025 को टारगेट करते हुए आज हम लोग सीडी पे यानी कि बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। 50 प्रश्न होंगे, बाइलिंगुअल होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। हर एक प्रश्न जो कठिन है उसको भी आसान बनाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को देख करके आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, या आपको लग सकता है कि क्वेश्चंस तो बहुत कठिन है। तो प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चंस का लेवल ऐसा ही आता है। आपको एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आसान प्रश्न, छोटे क्वेश्चंस का जमाना गया। अब आपको सीटेट में इसी तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चंस से यदि आप बचेंगे तो सीटेट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस को बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बोरिंग भी लग सकते हैं बिकॉज क्वेश्चंस बड़े हैं, लेकिन उनको भी हम लोग आसान करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है, जब वो सीख रहा है तब उसमें व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। जब बालक जब सीख रहा है, उसकी जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है, उसमें अपने आप को वो कब महसूस करेगा कि मैं बिजी हूं और मैं एक्टिव भी हूं? कब महसूस करेगा? उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है तब। अरे भाई, जब हम उसको अलग ही कर देंगे, इग्नोर मार देंगे, तब बच्चा कहां अपने आप को उसमें इन्वॉल्व समझ पाएगा, है ना। तो कभी भी ना तो हम चीजों को नकारेंगे, ना तो चीजों को अलग करेंगे, ठीक है, शामिल करेंगे। तो यहां पे ये ऑप्शन पहले ही हट जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही निगेटिव दिया है, ठीक है, हटा दीजिए इसको। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। जी हां, बात तो ठीक लग रही है। अगला प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। देखिए, जो ऐसे शब्द हो उनको देख करके पहले ही ऑप्शन को हटा दो। पृथक करना, यदि जहां भी निगेट आ जाए, इग्नोर आ जाए, या जहां पे भी रोट लर्निंग पर फोकस हो, उनको हटा दो। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा आ गया, इग्नोर आ गया। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको रट लो। ये यदि ऑप्शन में है तो उनको हटा दो, ठीक है। यहां पे एक ही ऑप्शन हमको बेस्ट मिलता है। बच्चा अपने आप को बिजी और एक्टिव तभी महसूस करेगा जब क्लास में होने वाली एक्टिविटीज उनके टॉपिक से रिलेट करेंगी, उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करेंगी, उनके चैप्टर से रिलेट करेंगी। जिस टॉपिक को लेकर के चैप्टर है, यदि उसी से रिलेटेड आप उनको गतिविधियां करा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, उसी से रिलेटेड उनको लैब में ले जाकर के चीजें सिखा रहे हैं, तो बच्चा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व भी करेगा, बिजी भी उसे लगेगा कि मैं बिजी हूं, और वो एक्टिव होकर के सीखेगा भी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कहता है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चे को लर्निंग में डिफिकल्टी है। टिपिकली, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयां वाले बच्चों में क्या होता है? सीखने में दिक्कत है उसको। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, उसको सीखने में दिक्कत है, डिफिकल्टी है, कठिनाई है। ऐसा नहीं कि उसका आईक्यू लेवल बहुत लो हो, ठीक है। नजर कमजोर होने की वजह से, भाई उसको ऐसा नहीं है कि वो दृष्टि बाधित है, उसको नजर नहीं आ रहा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। समस्या कहां है? समस्या उसको लर्निंग डिफिकल्टी में है, नजर, या ऐसा नहीं कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। ये भी ऑप्शन हटा दो, ठीक है। नजर उधर उसकी सब ठीक है, बस पढ़ने में उसको थोड़ा सीखने में दिक्कत हो रही है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। जिसको लर्निंग में डिफिकल्टी है, जिसको सीखने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसमें इमोशंस की बात कहां से आ गई? ये भी ऑप्शन हटा दो, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। ये बात सही और सटीक है कि उसको लर्निंग में डिफिकल्टी है, सीखने में क्या है? कठिनाई है, अक्षमता है। तो यहां पे जो एक जैसे दिखने वाले अक्षर हैं, जैसे कि बी हो गया, डी हो गया, या वर्ण हो गए,
जैसे हिंदी की अगर बात करें तो बच्चा श और श, सा, इनमें वो कंफ्यूज रहता है। और शब्दों की बात करें तो गॉड, डॉग, इनमें कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को क्या होता है, ऐसे बच्चे को हम कहते हैं कि इसको डिसलेक्सिया है। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया है। ठीक है, कि उस बच्चे को एक जैसे दिखने वाले अक्षर में वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, शब्दों में कंफ्यूज रहता है, ऐसे बच्चों को डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा, वेरी गुड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका है। क्या आप मुझे बताएंगे कि प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डीवी ने। किसने दिया था सर? जॉन डीवी ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, बच्चा करके सीखता है। इन्होंने कहा ये जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये प्रगतिशील शिक्षा हो गई। आइए इसको थोड़ा डीप इसके आंसर को देखते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है, मतलब जो चाहो जैसे करो, कर पाओ तो करो, ना कर पाओ तो करो, उनके हाल पर छोड़ देंगे आप। ये प्रगतिशील शिक्षा को डिफाइन नहीं करता है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं, फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, या फिर शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। एज इट इज उठा करके बच्चों को रटवा दोगे, जैसा किताब में लिखा है, जैसा सिलेबस में, वो सेम टू सेम रटवा दोगे, कोई बात नहीं हुई। बस एक ही ऑप्शन हमको मिला, सी, जो प्रगतिशील शिक्षा को डिफाइन करता है। इसमें कहता है कि जो टीचर है वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में है बच्चे के लिए। क्या है? वह एक सुविधा प्रदाता के रूप में है, बच्चे को हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जिनको हम जीनियस बच्चा भी कहते हैं, उनके बारे में क्या सही है? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। बात तो ठीक है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों की तुलना में अपने कक्षा के दूसरे, जो उसी क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं उनसे बेहतर और जल्दी तीव्र गति से सीखते हैं। बात तो ठीक है, ठीक लग रहा है ऑप्शन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। ऐसा तो नहीं है, हटा दो। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा यही है कि प्रतिभाशाली छात्र जो दूसरे छात्र होते हैं उनकी तुलना में बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, जल्दी चीजों को समझते हैं और इनके दिमाग में चीजें लंबे समय तक स्टोर भी रह जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न क्या होते हैं? देखिए, आलोचनात्मक सोच का मतलब ये होता है जब हम किसी टॉपिक को लेकर के, किसी विषय वस्तु को लेकर के, उसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, है ना, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हम उसके कई तरीके से उसके बारे में सोचते हैं तो वो आलोचनात्मक सोच होती है। ठीक है, जब हम उसके पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण हर चीज पर विचार करते हैं उसको हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं। जैसे अच्छा, मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया कि, मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन हम पूछ लें कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न किस तरीके के होते हैं, पता है आपको? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न जैसे हम आपसे पूछ लें कि क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना है? आपके अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये हमने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, तो अब आप इस पर विचार मंथन करेंगे
कि क्या वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना है, या शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर आप गहन विचार करेंगे, है ना। और ये भी सोचेंगे कि हाँ यार शिक्षा के माध्यम से ही हमको नौकरी भी मिलती है। फिर आप सोचेंगे अरे नहीं, जरूरी तो नहीं कि नौकरी ही मिले, हर फील्ड में शिक्षा काम आती है। तो इस पर आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। ये आपका आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न हो जाएगा। या जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि क्या रट्टा मारकर सीखना और समझकर सीखना बराबर है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तर्क दीजिए इसको लेकर के। तो यहां पर आप आलोचनात्मक सोच आपकी डेवलप होगी। ठीक, यही होती है आलोचनात्मक सोच। मैं इसी को आपको डिफाइन कर रहा था कि आलोचनात्मक सोच क्या होती है। अब इसके आंसर पर चलते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य होता है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं कि मतलब बस जो इंफॉर्मेशन दे दी गई है उसको आप याद रखिए, या फिर छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना कि बच्चे के अंदर एक प्रोसीजरल नॉलेज डेवलप हो जाए, या फिर छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए कि देखें बच्चे के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग स्किल है, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हमको ये डी मिला है कि हम इसीलिए तो बच्चों से इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चे की जो सोच का लेवल है वो बढ़ जाए, बच्चे के सोचने की क्षमता डेवलप हो, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी बढ़े, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल उसकी बढ़नी चाहिए, है ना। इसीलिए हम इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं जिसपे बच्चा विचार मंथन करे। ओके, बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न कहता है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। बच्चों में लंबाई बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, ये किसका उदाहरण है, संज्ञानात्मक परिवर्तन का। क्या यहाँ पे कोई मेंटल क्या आपके दिमाग में कोई असर पड़ रहा है लंबाई और वजन का? नहीं, लंबाई और वजन का ये उदाहरण नहीं है। लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये आपका क्वांटिटेटिव चेंज है, ये आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि लंबाई और वजन जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसको हम नाप तौल सकते हैं कि तुम कितने सेंटीमीटर के हो गए, है ना, तुम्हारी लंबाई कितनी है, कितने फुट के हो तुम, तुम्हारा वजन कितना है, इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है सर? देखिए, गुणात्मक परिवर्तन जिसको हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं, ये वो चेंजेस होते हैं जो बालक के व्यवहार, उसके सोचने की क्षमता, उसका जो सोशल, जो उसकी समझ, समाज को लेकर उसकी समझ, अपनी भावनाओं को लेकर के उसकी समझ जो होती है, ये परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ये जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं इनको मापा तौला नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। समाज को लेकर तुम्हारे पहले क्या अनुभव थे, अब क्या अनुभव हैं, ये आपके अंदर परिवर्तन जो हुआ ये गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ठीक है। भावात्मक परिवर्तन, चेंज इन अफेक्टिव डोमेन, ये भी नहीं है। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई और वजन में ये आपका मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसको हम माप तौल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा, आत्मवाक्र के प्रयोग द्वारा, या फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने स्वयं के व्यवहार को आत्मवाक्य द्वारा, यूज ऑफ इनर स्पीच, यानी जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, बच्चा जो है वो अपने आप से बात करके, अपने आप से वार्तालाप करता है जब काम करता है तो, है ना, इसके माध्यम से वो अपने व्यवहार को नियमित करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपका और डिटेल में समझाते हैं। देखिए ये है लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ये, इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं इनके सिद्धांत को। ठीक है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की जो है ये क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की जो है भाषा, इन्होंने लैंग्वेज को एज अ टूल माना है कि जो भाषा है यह एक औजार के रूप में काम करती है। ठीक है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे देखिए निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्व दिया है। निजी भाषण मतलब बालकों में पाई जाने वाली स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति है। बालक कभी कभी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो अपने आप से ही बात करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे इस घोड़े को यहाँ बैठा रही है और बात कर रही है अपने आप से, ये बैठेगा नहीं बैठेगा,
ये चीज़ों को उनके हिसाब से इसमें सेट कर रहा है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को गाइड देने के लिए कि ये नहीं ऐसे होगा, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तब ये ऐसे हो जाएगा, निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है। पियाजे ने निजी भाषा को, ये जो प्राइवेट स्पीच है, इसको आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिक और अपरिपक्व माना है, जबकि वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में प्राइवेट स्पीच को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है। ये पियाजे कहते हैं कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये बालक के लिए एक गाइड का काम करता है। ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने माना कि बड़बड़ाना, मटरिंग, बच्चों को अपनी सोच और समस्या को सुलझाने की योजना, निगरानी और मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक निजी भाषण को स्वयं से संवाद, खुद से बातचीत के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वह अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं और व्यवहार तथा सोच को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ गए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को यूज ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा खुद से बातचीत करके उसको नियमित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, विकास के पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब इसको लेकर के है परस्पर संबंध का सिद्धांत जिसको कहते हैं। उसमें कहा गया है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो पहलू हैं, इनके डेवलपमेंट में आपस में संबंध होता है। जैसे अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपका मस्तिष्क भी अच्छे से काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? यदि आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो मेंटली भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये सभी विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। आई बात समझ में? इसका दूसरा अगर पॉइंट बताएं तो जैसे तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं ना, तो उनके मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका सोशल और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी तीव्र गति से होता है। आई बात समझ में? विकास एक असतत प्रक्रिया है? नहीं भाई, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भ से कब्र तक जाता है। माँ के गर्भ से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट चलता रहता है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। बिल्कुल, यही तो ऑप्शन हमको ढूंढना था। विकास चक्रीय तरीके से होता है। विकास स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं कि बस एक ही सीधे डायरेक्शन में चल रहा है। विकास कभी तीव्र होगा, कभी मंद हो जाएगा, है ना, कभी आगे बढ़ेगा, कभी पीछे आ जाएगा, कभी आप शिथिल भी हो जाएंगे, कभी विकास रुक भी जाएगा। इस तरीके से विकास होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है? नहीं मेरे भाई, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सर कैसे? ऐसे समझिए कि जैसे जो छोटा बालक होता है वो पहले चीज़ों को आप उसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ दीजिए तो बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए पूरे हाथ, पैर, मुंह सब चलाएगा, है ना। हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, मुंह भी उसका खुला हुआ है, उसको पकड़। फिर धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आ जाता है। फिर वो समझ जाता है कि इस चीज़ को पकड़ने के लिए किसी विशेष अंग यानी कि हाथ का यूज होगा, और उसके बाद वो समझता है हाथ से भी हम फिंगर्स का यूज करेंगे, उंगलियों का यूज करके हम इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जनरल था, सामान्य था, फिर यहाँ पे विशिष्ट तक पहुंचा बच्चा। पहले पूरे शरीर का संचालन कर रहा था, फिर वो फिंगर्स पे आ गया कि अब मुझे फिंगर्स से इन चीजों को पकड़ना है। ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। विशिष्ट से सामान्य नहीं चलता, सामान्य से विशिष्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है कि विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अगर यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, मैं अंकों को ठीक से समझ नहीं पाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि ये क्या लिखा है, या मैं उसको पढ़ नहीं पाता, है ना। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है कि ये जो मेरे जो नंबर खराब आए हैं इसके पीछे रीज़न क्या है।
वीरेंद्र लैक ऑफ एबिलिटी है या मेरी किस्मत खराब है? किस्मत की तो उसने बात ही नहीं की, वो तो ये कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, अपने आप को दोष दे रहा है, किस्मत को नहीं दे रहा है। हटा दो इसको। कार्य की कठिनाई है, जो टास्क था वो डिफिकल्ट था, ऐसा तो वो नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने कोशिश नहीं की, उसने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन बेचारे को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये कहा कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, यानी कि मेरे अंदर अभी योग्यता का अभाव है, मैं उतना योग्य अभी नहीं हूं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का मतलब क्या है? हार्वर्ड गार्डनर ने, जिनका सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसको उन्होंने 1983 में दिया था, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं है, बुद्धि तो बहुकारकी है। और हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि सामान्य बुद्धि में 7 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती हैं। अब देखिए, अब इसके आंसर को आप ठीक से पकड़ पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि एकाकी नहीं बहुकारकी है, और सामान्य बुद्धि में इन्होंने कहा था कि 7 क्षमताएं होती हैं, 7 तरह की। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित होती है। देखिए, जब भी आप पेडागोजी हल कर रहे हो, उसमें यदि इस तरीके के शब्द आ जाएं, केवल आ जाए, आपका इग्नोर आ जाए, सेपरेट आ जाए, या फिर सेग्रीगेशन अलग थलग की बात आ जाए, है ना, तो ऐसे शब्द निगेटिव होते हैं, ऐसे ऑप्शन को हटा दो। यदि यहाँ पे ये होता कि कौन सा अवधारणा का निहितार्थ नहीं है, यदि निगेटिव पूछे तब आप निगेटिव आंसर के साथ जाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो पॉजिटिव आंसर के साथ जाएंगे। यहाँ पे केवल है, आंसर को हटा दो। ऐसा नहीं कि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से ही संबंधित है बुद्धि तो हर तरीके से हर काम में यूज होती है ना। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। ये बात कौन सी हो गई भाई कि सभी लोग दुनिया को एक ही नज़र से देख रहे हैं, समान रूप से ही समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। हम दुनिया को किसी और नज़र से देख रहे हैं, आप उसी दुनिया को किसी और नज़रिए से देख रहे हैं। हम किसी चीज़ को सकारात्मक देख रहे हैं, आप उसी चीज़ में गलतियाँ निकाल रहे हैं। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं। वेरी गुड, यही तो बात है कि अलग अलग आयामों में, अलग अलग चीजों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। देखिए, बुद्धि, इन्होंने कहा 7 कारक होते हैं बुद्धि में, 7 तरह की क्षमताएं होती हैं। किसी के अंदर सिंगिंग की योग्यता ज्यादा है, किसी के अंदर कोई जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया इंजीनियर है, कोई बढ़िया डॉक्टर है, कोई बढ़िया टीचर है, किसी को स्पीकिंग अच्छी है, किसी की लैंग्वेज अच्छी है ना, किसी की कोई बढ़िया कहानी लिख लेता है ना। तो हर एक तरह की अलग, कोई कारपेंटर बहुत अच्छा है ना, कोई पेंटर बहुत अच्छा है। तो हर तरह की लोगों की अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम नहीं, ये भी ऑप्शन हटा दो, बस ऑप्शन सी राइट है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। किसी काम में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, किसी काम में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो अपनी अलग अलग क्षमता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? कौन सी जो है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बेहतर या इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक नहीं है? विस्तृत दोहराव, क्या ये स्मृति तकनीक नहीं है? या फिर रटना और दोहराव, रोट लर्निंग की बात करेंगे। कौन सी नहीं है? रोट लर्निंग नहीं है। कौन सी नहीं है? रोट रिहर्सल, रटना और दोहराव जो है ये जो है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक नहीं है। बाकी यदि आप किसी चीज़ को विस्तृत तरीके से दोहरा रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, आप उस चीज़ को सार्थक तरीके से सीख पाएंगे और आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे, ठीक है। स्मृति सहायक विधियाँ, ऐसी विधियाँ, नेमोनिक्स, ऐसी विधियाँ जिनके माध्यम से आप चीज़ों को याद रख पाएंगे, ये भी अच्छी तकनीक है। संकल्पना चित्रण, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को आप मैप करके, बना करके, मैप के माध्यम से समझ रहे हैं, चित्र बना करके समझ रहे हैं, लिख करके समझ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी तकनीक की है। लेकिन रट करके आप चीज़ को जो है कि अच्छे तरीके से मीनिंगफुल बना लेंगे तो नहीं हो पाएगा भैया, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, देखिए, कहता है कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि लर्निंग प्रोसेस के बारे में कौन सी बात है जो सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बात तो ठीक है।
अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। मैंने अभी अभी आपसे कहा था जहां भी अलग थलग की बात करेगा वो ऑप्शन हटा दो, आइसोलेशन की बात नहीं करता, अधिगम अलगाव की बात नहीं करता, हटा दीजिए। अधिगम केवल, देखिए केवल लग गया, निगेटिव वर्ड लग गया, हटा दो, यहीं से हटा दो, ठीक है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, ऐसा भी नहीं है। अधिगम एक निष्क्रिय, देखिए जहां भी पैसिव शब्द आ जाए, पैसिव शब्द निगेटिव शब्द होता है तो इसको भी आप तुरंत हटा देंगे। हमको 3 ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं, तीनों में निगेटिव शब्द मिला है। यहाँ पे अलग थलग की बात कर दी, यहाँ पे केवल की बात कर दी, यहाँ पे पैसिव की बात कर दी, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे हट जाएंगे। एक ही ऑप्शन अच्छा है कि अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक लर्निंग यानी कि एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक शब्द के माध्यम से ऑप्शन को ढूंढ लेंगे। प्रश्न कहता है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। जो तनुज है वो लड़का है और कहता है कि मैं भाला फेंकने में हिस्सा लूंगा, और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए वो भाला फेंकने में नहीं, वो सिर्फ रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी, और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये किसको दर्शा रहा है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शा रहा है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां बस यही काम कर सकती हैं। लड़कियां घर का ही काम कर पाएंगी, लड़कियां ऑफिस का काम नहीं कर सकती, लड़कियां चूल्हा बर्तन नहीं करेंगी, लड़के ऑफिस का काम संभालेंगे, है ना। तो ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्लियर, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है व्हाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश, यानी कि अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है? देखिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ये बच्चे के सोच के स्तर को ब्रॉड करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, या कई तरीके से एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, ठीक है। और वही जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये बस एक ही सॉल्यूशन पर फिक्स्ड है, एक प्रॉब्लम का बस एक उत्तर आपने दे दिया और आप उसी पर अड़े हैं कि बस इसका यही एक उत्तर है, बस कहानी खत्म। और डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन, कई तरीके से सॉल्यूशन देने का प्रयास करता है। तो देखिए कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। बात यही ठीक है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है कि एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये एक सही समाधान पर स्थिर हो जाता है कि बस फिक्स्ड हो जाता है कि बस अब इसका एक ही और यही उत्तर है, बस बात खत्म। तो यही ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है, राइट है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, समझिए। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। देखिए कहता है, कथन ए कहता है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि जो विद्यार्थी जितना उनको पहले से आता है उसी के बेस पे वो अपना नया ज्ञान क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग बीएड में क्या था कि आपको ये सिखाया गया होगा कि जब भी आप क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चैप्टर शुरू करेंगे उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे आप? प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप क्या करते थे, जो टॉपिक हमको पढ़ाना है बच्चों से वो टॉपिक उनके मुंह से ही निकलवाना है। प्रस्तावना प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, हम ये जान पाएं कि बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है ना। इसीलिए तो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो पहले से जितना जानते हैं ना उसी के बेस पे अपना नया ज्ञान तैयार करते हैं। कारण उसके पीछे रीजन ये है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो उनको पहले से ज्ञान है उसी के साथ वो नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं, और जब पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी जुड़ जाती है तो वो स्ट्रांग हो जाती है और लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में वो चीज़ स्टोर रहती है तथा वो सार्थक हो जाती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं,
RA की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? किस विकास के किस पहलू में? सामाजिक विकास में, या फिर संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में, गतिक विकास में? देखिए, विकास के किस पहलू में? तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। तर्क, चिंतन, समस्या समाधान किसके काम है? ये तो मस्तिष्क के काम हैं, हमारे कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान की बात कर रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। जब बालक का संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा तभी तो वो तर्क कर पाएगा, तभी चिंतन कर पाएगा, तभी उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो पाएगी। इसमें समाज की बात नहीं हो रही है, इसमें नैतिक विकास की बात नहीं हो रही है, इसमें गतिक विकास की बात नहीं हो रही है। इसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान जो कि किससे संबंधित है? हमारे जो कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान को बढ़ावा देने का काम यहाँ पे कौन करता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिक्स्डनेस फंक्शनल? देखिए, फिक्स्डनेस क्या है? ये निगेटिव वर्ड है क्योंकि ये स्थिरता की बात करता है, ये सिर्फ एक चीज पे टिके रहने के लिए हमको बाध्य करता है, इसलिए फिक्स्डनेस निगेटिव वर्ड है, इसको हटा दो। पैसिव निगेटिव वर्ड है, हम कभी भी निष्क्रिय के साथ नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे जहां एक्टिव चीजें होंगी। रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया सेट पर नहीं। सिंपल सी बात है कि समस्या समाधान को बढ़ावा देता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जिसमें बालक एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग और कई सारे सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। प्रॉब्लम एक है, इसके कई सारे सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, ढूंढता भी है और कई तरीके से। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो सिर्फ एक चीज, इसका सॉल्यूशन मिल गया बस बात खत्म, ये कहता है बस इतना बहुत है। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप बताएंगे कि क्लास कैसी रही और क्या हम इसको और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? किस स्तर में बच्चे अपना ही लाभ देख रहे हैं? देखिए, तो यहाँ पे बात हो रही थी क्वेश्चन में लॉरेंस कोहलबर्ग की, जिन्होंने दिया है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा एक थ्योरी है जिसमें इसमें हिंज की स्टोरी है, और हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ की तबीयत खराब होती है, फिर वो दवाई लेने जाता है तो जो दवाई है वो 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि दवाई का आविष्कार उसने बहुत मेहनत से किया है और हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो दवाई जो है हिंज चोरी कर लेता है, वाइफ की जान बचा लेता है। ये इसके पीछे की स्टोरी है जो फिर कभी हम, ये आप अगर चाहें तो इस PDF से पढ़ सकते हैं, इसको हमने करवाया हुआ है। जैसे इसमें धर्म संकट की बात हुई है ना, कि हम मान लीजिए दोस्त अगर डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएं, ये सब इसमें चीज़ें आती हैं। अच्छा, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस स्तर की बात करता है, स्वलाभ मानसिकता होता है वो। देखिए, ये पहला स्तर है हमारा, यहाँ पे पूर्व लौकिक स्तर। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल 6 चरण बताए हैं। पहला लेवल है पूर्व लौकिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, अब इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है आज्ञम दंड की अवस्था, दूसरा आता है स्वलाभ मानसिकता यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ये सही बर्ताव उसे मानता है बच्चा, यहाँ पे आकर के सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि उसका व्यक्तिगत फायदा हो, खुद का फायदा हो। यह दूसरों की जरूरतों की सीमित परवाह करता है या नहीं भी करता। हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने यह मत दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वही था, सबसे अच्छा रास्ता वो था जिसमें कि उसका खुद का फायदा हो। तो ये है पहले स्तर का दूसरा चरण, पहले स्तर का दूसरा चरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि जहाँ पे बच्चे अपना ही लाभ देखते हैं तो वो है पहले स्तर का दूसरा चरण। बच्चों कौन सा है? एट द सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। ओके, इसके कोहलबर्ग के पूरे थ्योरी को पढ़िएगा, हमने करवाया हुआ है, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है समीपावस्था सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात हो रही है डियर फ्रेंड, प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात हो रही है। अंग,
हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, या विकास सिर से पांव तक जाता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, या फिर सूक्ष्म गति के कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको डीप में समझाना चाहता हूँ। आइए देखिए दो चीज़ें हैं, एक है सेफेलोकॉडल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें सेफेलोकॉडल का मतलब क्या होता है? सेफेलोकॉडल का मतलब होता है, इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी। क्या कहते हैं इसको सर? इसको मस्तकाधोमुखी कहते हैं। इसमें जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ जाता है। ये आप चीज़ देख रहे हैं, विकास यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ पे कंधों पे आएगा, धड़ में आएगा, फिर पैरों से होके ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, है ना। इसका अर्थ होता है कि विकास सिर से पैर की तरफ जाता है, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ आएगा। ये सेफेलोकॉडल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है जहाँ पे सेंटर से बाहर की तरफ विकास जाएगा। कहाँ जाएगा? सेंटर से बाहर की तरफ। प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में समीप दूराभिमुख कहते हैं, या निकट से दूर का नियम भी इसको कहते हैं, कि यहाँ विकास जो है वो बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे बिल्कुल नीचे, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी है सेंटर में, यहाँ से विकास बाहर की तरफ जाएगा। इसीलिए इसको निकट से दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। समझ में आई? सेफेलोकॉडल जिसमें विकास सिर से पैर की तरफ जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसमें विकास केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन में बात हो रही है प्रॉक्सिमोडिस्टल की। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर बात हो रही है। तो ये कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में यहाँ पे तेजी से बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सेंटर में जो हमारे अंदर के अंग हैं वो पहले ग्रो करेंगे फास्टर देन हैंड्स एंड फीट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगला प्रश्न लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? डिसलेक्सिया जिस बच्चे को होता है उसको शब्दों में कठिनाई होती है, सेम शब्दों में कठिनाई होती है, जो वर्ड्स जो स्पेलिंग्स हैं उसमें कठिनाई होती है, लेटर में कठिनाई होती है, शब्दों को अक्षरों को नहीं पहचान पाता। तो डिसलेक्सिया जिसको होता है, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई होती है, या ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, यानी कि धारा प्रवाह तरीके से बोल नहीं सकता, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, या फिर स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई होती है। तो जिस बच्चे को क्या है डिसलेक्सिया होता है उसे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, वो शब्दों को धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता, है ना। मैंने अभी पीछे बताया था, बी को डी पढ़ देता है, गॉड को डॉग पढ़ देता है। इस तरीके से जो शब्द ऐसे होते हैं, सिमिलर शब्द होते हैं, उसमें उसको बड़ी कठिनाई है। तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? दो अभिप्रेरणाएं होती हैं, एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी। क्या होता है सर? एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी, या हम इसको कहते हैं एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें काम को करने से हमको अंदर से खुशी मिले, हमारा मन करे कि हम इस काम को करें, हमारा मन करे कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, हमारा मन करे कि हम इन क्वेश्चंस को याद करें, वो आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें हमें बाहर से दबाव डाला गया हो कि बेटा ये काम करो। टीचर ने कह दिया कि अगर ये 4 क्वेश्चन याद करके लाओगे तो तुम्हें एक पेंसिल इनाम दी जाएगी, वो बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। या टीचर ने कह दिया कि यदि जो ये 4 क्वेश्चन याद नहीं करके आएगा उसके कलम 4-4 डंडे मारेंगे। अब आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, अब जो आप क्वेश्चन याद कर रहे हो वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है सर, वो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है, क्योंकि आप डंडे खाने के डर से क्वेश्चन याद कर रहे हो। यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन याद कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी इच्छा है, उसका मन है, वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, मैं चीज़ों को जान लूँ, समझ लूँ। तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि उसका मन करता है काम को करने का। ठीक है, तो बाहरी अभिप्रेरणा वो होती है जो हमें बाहर से दबाव डालती है। यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, नहीं, वो नहीं।
बाहरी पुरस्कारों से आएगी उसको हम नकारात्मक भी कहते हैं। अभिप्रेरणा जो काम के व्यक्तिगत आनंद से आती है, हमारा अपना एंजॉय आ रहा है, काम को हम कर रहे हैं, हमको मजा आ रहा है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम अपनी मर्जी से खुशी से काम कर रहे हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ठीक है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, नहीं। अभिप्रेरणा जो डर के भय से आती है, जैसा अभी मैंने कह दिया, वो नहीं। सिंपल सी बात है, जो हमें सुखद अनुभूति प्रदान करे वो आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है? कहते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो है ये संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आएगी फिर बच्चे के अंदर विचार आएगा। जीन पियाजे कहते हैं देखो लेव भैया ऐसा नहीं है, पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, तो दोनों का अपोजिट है। तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की यही कहते हैं, ऑप्शन यही राइट है। ये कहते हैं कि भाषा विकास में संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये कहते हैं कि पहले भाषा आएगी तब विचार आएगा, क्योंकि यदि भाषा नहीं आई फिर चाहे विचार जैसा आ जाए उसका कोई मोल नहीं, यदि बालक उसको प्रकट ना कर पाए भाषा के माध्यम से। ठीक है। तो ये चीज है। तो बात भी सही है, लेव वाइगोत्स्की की भी बात सही है भाई, कि चाहे आपके अंदर कितने भी सुंदर विचार चल रहे हो, लेकिन यदि आप लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से उनको प्रकट नहीं कर सकते तो उन विचारों का क्या मोल? कोई मोल नहीं है। तो ये पहले ये भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑप्शन ए राइट है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या किया है? लैंग्वेज को एक टूल के रूप में प्रयोग किया है। इनके अनुसार संज्ञान बनाने में भाषा एक उपकरण, लैंग्वेज एज अ टूल के रूप में काम आती है, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। बिना भाषा के कैसे विचार किसी काम के नहीं। हम अपने प्रश्न पूछ पाते हैं। यदि भाषा नहीं आएगी तो जो भी प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहा हो हम नहीं पूछ पाएंगे। हम चीज़ों को श्रेणीबद्ध कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच पाते हैं। हम किसी भी समस्या समाधान के दौरान शब्दों, चित्रों और वाक्यों के माध्यम से ही अपनी समझ बना पाते हैं। इनके अनुसार, किनके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। पियाजे ने माना कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के औजार के रूप में देखा है। क्या यही तो क्वेश्चन था हमारा? वाइगोत्स्की ने भाषा को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के औजार के रूप में देखा है कि जो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें भाषा टूल का काम करती है, जिसका प्रयोग बालक आरंभिक बाल्यकाल से ही अपने कार्यों के नियोजन और समस्या समाधान के लिए प्रारंभ कर देता है। आई बात समझ में? तो पियाजे ने क्या कहा कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं भैया, पियाजे भैया हमारी बात सुनो, पहले भाषा आएगी बाद में विचार आएगा। ठीक है। वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे थे कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है बच्चों में समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका, अगर आप बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। सहज अनुभव, सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ठीक है, बात तो यहाँ पे सही लग रही है। या फिर स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, ये तो निगेटिव वर्ड है, बस इसको यहीं पे काट दो, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हतोत्साहित कभी नहीं करेंगे, हम प्रोत्साहित करेंगे। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, इसलिए प्रमोट कि भाई कठिन समस्याओं से बचो, ये कौन सी बात हो गई। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, कि इसमें बच्चा कहाँ अपना दिमाग लगाएगा, कहाँ उसका समस्या समाधान कौशल बढ़ेगा। हम उसको जो भी समाधान है वो एकदम तैयार करके दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल सी बात है। उन्हें बुद्धि मंथन करने, अपने विचारों को मंथन करें, दिमाग लगाएं, तर्क वितर्क करें, गुण अवगुण को जांचें और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना कि आप अपना अनुमान लगाइए। यहाँ बच्चा अपनी बुद्धि के सारे पार्ट खोल देगा। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। दो चीजें होती हैं, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ा दे फिर समझाते हैं। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं सर? दो चीजें होती हैं। एक होती है फाइन मोटर स्किल, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल वो क्षमता होती है
जिनमें हाथों, उंगलियों और कलाई की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, उन्हें हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जैसे बच्चा लिखना सीख रहा है, पेंसिल पकड़ना सीख रहा है ना, बटन लगाना हो गया, मोती पिरो रहे हैं आप, धागे में मोती पिरोना क्या है, फाइन मोटर स्किल है। कटिंग करना सीजर से फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। चम्मच से बच्चा खा रहा है, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। यहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया फाइन मोटर स्किल। प्रश्न हमारा पूछ रहा था ग्रॉस मोटर स्किल का, यानी कि स्थूल गतिक कौशल। वे क्षमताएं होती हैं जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे हाथ, पैर, पूरा शरीर, इनका प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ ग्रॉस मोटर स्किल होती है। जैसे रनिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, आपके पूरे पैरों का, शरीर का यूज हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। जंपिंग कर रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, गेंद पकड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जो होती है ये इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, और ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। सूक्ष्म कार्य जैसे लिखना हो गया, पकड़ना किसी चीज को, है ना, और धागे में मोती पिरोना या सुई में धागा पिरोना, ये फाइन मोटर स्किल है। स्थूल काम जैसे दौड़ना, कूदना, है ना, रनिंग करना, ये ग्रॉस मोटर है। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और हाथ और आंख दोनों का सामंजस्य जरूरी है। भाई आप सुई में धागा डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, हाथ पर पकड़, हाथ पूरा कंट्रोल में, और वहाँ पे सुई भी कंट्रोल में, वो सारी चीजें एक साथ चलेंगी। आंखें बिल्कुल वहीं पर होनी चाहिए जहाँ पे सुई का वो छेद है जिसमें हमें धागा डालना है, ठीक है। यहाँ पे शक्ति और संतुलन की जरूरत होती है। रनिंग में जैसे तैरना ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है, हमारे क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा था, तैरना, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस मोटर स्किल, जहाँ पे हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, है ना, तैरना, दौड़ना, गेंद पकड़ना, गेंद फेंकना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण हैं। अच्छा, जहाँ पे आप कागज को काट रहे हैं, आप सीजर का प्रयोग कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। बुनाई कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। कागज पर काट रहे हैं, फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है? तो तैरना आपका राइट आंसर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक प्रश्न। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? शब्दों का खेल हो रहा है, पहेली पूछी जा रही है ना। चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। 7 वर्ष में काम बच्चे कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। 12 वर्ष में तो कर ही लेते हैं। 1 वर्ष का बच्चा कहाँ शब्दों का खेल समझता है? 1 वर्ष का बच्चा शब्दों का खेल नहीं समझता। 3 साल का बच्चा भी पहेलियां नहीं पूछ सकता, चुटकुले का पूरा आनंद नहीं ले सकता, ठीक है। 7 वर्ष से ये चीज ठीक है कि 7 वर्ष में बच्चा चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करने लगता है। यहाँ पे बच्चा जो है बाल्यावस्था में आ जाता है और चीजों को वो समझने लगता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तर्क की भी क्षमता आ जाती है। प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? लर्निंग का जो पहला लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? लर्निंग का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर पाएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास कर पाएं। तथ्यों को रटना, अरे नहीं भाई, रटने को हम बिल्कुल तुरंत हटा देंगे। रोट रिहर्सल, रटने, यंत्रवत याद करना बिल्कुल तुरंत हटा दो। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन निगेटिव वर्ड है, तुरंत हटा दो। कंपटीशन के लिए नहीं सीख रहे हैं, रटने के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सोच का स्तर है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ब्रॉड करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य। मैंने शुरुआत में आपको समालोचनात्मक चिंतन को, आलोचनात्मक चिंतन को बेहतर तरीके से समझाया कि जैसे यदि रट्टा मारकर और जो है चीज़ों को समझ करके यदि सीखना, पढ़ना आसान है तो कैसे है और क्यों है ना। और जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर क्या है, इस पर ये समालोचनात्मक चिंतन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या को क्यों रोका जाए, क्या और इसकी बढ़ती जनसंख्या के पीछे कारण क्या है,
तो ये समालोचनात्मक चिंतन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे और थोड़ा आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। बाकी हमारे हिसाब से ठीक है, बस ये कर देंगे कि इंग्लिश अलग कर देंगे, हिंदी अलग कर देंगे, है ना, बाकी रखेंगे बाइलिंगुअली। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? बाल विकास, देखिएगा बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले शिशु अवस्था फिर गर्भावस्था, नहीं यहीं से काट दो, पहले शिशु बनेगा फिर गर्भ में जाएगा, ये कौन सी बात हुई? गर्भावस्था, वेरी गुड। पूर्व बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, नहीं बाल्यावस्था के बाद बैक थोड़ा चला जाएगा कि फिर से शिशु बन जाए, नहीं भैया, गर्भावस्था में जाएगा, वेरी गुड। शिशु अवस्था आएगी, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था आएगी, ठीक है। किशोरावस्था फिर मध्य बाल्यावस्था, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, हटा दो। गर्भावस्था, ठीक है। फिर शिशु बनेगा, शिशु अवस्था आएगी, वेरी गुड। फिर पूर्व बाल्यावस्था आएगी, वेरी गुड। मध्य बाल्यावस्था आएगी, वेरी गुड। फिर जाकर के किशोरावस्था आएगी। ये जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। विकास जो है, जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, वो उस नेचर प्लस जो हम खा पी रहे हैं, हमारा लालन पालन जो हो रहा है, हम जिस तरीके की चीजें खा रहे हैं, उनके बीच कैसा संबंध है? उनके बीच अंतःक्रिया का संबंध है, इंटरैक्शन का संबंध है। क्योंकि हम जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, प्लस हमारा लालन पालन जैसे हो रहा है, जिस प्रकार के परिवार में हम रह रहे हैं, है ना, और जैसा हमें हमारा भोजन है, इन सब चीजों का मिश्रण जब होता है तब हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तब हमारा एक व्यक्तित्व निखर करके आता है, इंटरैक्शन बेहतर हो जाएगा। ऑप्शन अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। अब किस अवस्था में बच्चे के अंदर ये संतुलन आ जाएगा, क्रमबद्धकरण आ जाएगा, चीज़ों का क्लासिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है उसको अलग लगा दिया, छोटी चीज़ को अलग कर दिया, है ना। इस तरीके से वर्गीकरण कब आ जाएगा? बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब आ जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझिए। तो किस अवस्था में आ जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर ये क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण सब आ जाएगा। बच्चे इस अवस्था तक समस्याओं के प्रति संवेदनशील और चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि भाई 7 साल का बच्चा हो गया है, समझदार बच्चा हो गया है, कह सकते हैं। यहाँ पे बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन होने लगता है, बच्चे के अंदर तर्क आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा क्या सोचता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे, झोला भरकर लाएंगे, हम जो मांगेंगे वो हमको दे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चा ये समझ लेता है कि सेंटा क्लॉज का झोला उतना बड़ा तो नहीं है जिसमें कुछ भी समा जाए, या फिर सेंटा क्लॉज एक ही रात में सबके घर कैसे जाएंगे। ये चीज़ पहले तो थी, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं है। अब बच्चा समझ रहा है कि हाँ, सेंटा क्लॉज एक ही रात में सबके घर नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ बच्चों में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की प्रवृत्ति भी आने लगती है, यानी खुद ही घटनाओं के निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि आखिर ये घटना हुई, कैसे हुई होगी, क्या इसका रिजल्ट निकला होगा। थोड़ा बहुत इसका निष्कर्ष बच्चे निकाल लेते हैं। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, बालक 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं विकसित कर लेता है। कौन कौन सी हैं वो 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं? एक तो यहाँ पे बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है, यानी बालक जो है वो तरल, कोई तरल पदार्थ हो गया, लंबाई है, भार है आदि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जैसे ये जो संरक्षण है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मिट्टी का आकार बदल सकता है पर उसका आयतन नहीं, यानी मिट्टी उतनी ही रहेगी, चाहे उसको गिलास में डाल दो, कप में डाल दो, कटोरी में डाल दो, मिट्टी उतनी ही रहेगी, आकार बदल जाएगा। या फिर बर्तन बदल सकते हैं पर उसमें जल की मात्रा उतनी ही रहेगी, है ना। पहले बच्चा सोचता है कि गिलास में अगर पानी डाल दिया तो ज़्यादा है ना, और अगर कटोरी में डाल दिया तो पानी कम हो गया, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, उनको कटोरी में चाय दो तो कहेंगे कम है, और अगर गिलास उतनी ही बड़ी है ना, और उसमें दे दो, बच्चा पी लेगा कि हाँ गिलास भर गई, इसका मतलब अब चाय ज़्यादा है। ये बच्चे करते हैं ना,
तो यहाँ पे संरक्षण का संप्रदाय वो चीज़ यहाँ डेवलप हो जाती है कि नहीं, चीज़ उतनी ही है, बर्तन बदल गया। संबंध की बात करें तो क्रमिक संबंधी समस्याओं का समाधान करना आने लगता है, थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। जैसे घटते या बढ़ते क्रम में वस्तुओं को लगाने की क्षमता आ जाती है कि ये चीज़ छोटी है, फिर इससे बड़ी ये 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 है, फिर इससे बड़ी। ये जो एक सीक्वेंस है बच्चे के अंदर, है ना, घटते या बढ़ते क्रम में चीज़ों को लगाना शुरू कर देते हैं। संख्याओं के विपरीत संबंधों, इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स को पहचानने लगते हैं। जैसे अगर 4 दूनी 8 है तो 2 गुणे 4 भी 8 ही होगा। ये यहाँ पे चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, क्लासिफिकेशन आ जाता है यहाँ पे। वस्तुओं का वर्गीकरण अनेकों कारकों के आधार पर करने लग जाते हैं। जैसे अगर हम कह दें चीज़ों को रंगों के हिसाब से बांट दो तो रंग के आधार पर बांट देंगे, साइज के आधार पर कहें तो साइज के आधार पर बांट देंगे। क्वालिटी यदि हम कहें कि इसमें से बढ़िया बढ़िया चीज़ अलग कर लो, थोड़ी बहुत ख़राब है अलग कर दो, वो भी कर लेंगे। उन्हें आकार रंग के अनुसार लगाने लग जाते हैं। वस्तुओं के गुण के अनुसार वर्गों में उपवर्गों में बांट पाने की क्षमता बच्चों में यहाँ पे आ जाती है। तो ये है जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। अब आ गई बात समझ में, यहाँ पे बच्चे के अंदर संतुलन आ जाता है। वेट अ मोमेंट प्लीज़। यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होता है सर, संतुलन आ जाता है। वो बच्चों चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगाना शुरू कर देते हैं, उनके आधार पर उनको बांटना शुरू कर देते हैं। वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, एक से बढ़कर के एक प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है कि बच्चे अधिक समझ और ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जिनके यानी कि अगर जिसको अधिक समझ है, अधिक ज्ञान है, उसके साथ बच्चा अंतःक्रिया करके सीख लेता है। अधिगम का ये सिद्धांत डैश के द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। देखिए ये सिद्धांत दिया है लेवाइगोत्स्की ने। किसने दिया है? लेवाइगोत्स्की ने। ये जो सिद्धांत है कि बच्चे अपने से बड़े के साथ सीखते हैं या अधिक ज्ञान अधिक समझ रखने वाले के साथ सीखते हैं, तो ये सिद्धांत लेवाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। बच्चों में विविधता होती है कि बच्चे अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चे होते हैं। कुछ ज़्यादा सीखने वाले हैं, कुछ मंद सीखने वाले हैं, कुछ बहुत स्लो सीखने वाले हैं, कुछ अमीर घर के हैं, कुछ गरीब घर के हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्लास में, क्या इसको अवॉइड करना चाहिए? इसको किस रूप में लेना चाहिए? अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में कि यार ये तो बाधा है, ये बताओ बच्चे स्लो सीख रहे हैं, ये तेज सीख रहे हैं, ये बहुत मंद सीख रहे हैं, है ना। ये बच्चे देखो इस धर्म के हैं, ये इस धर्म के हैं, या इन चीज़ों को, इन बच्चों को ये चीज़ आती है, इनको नहीं आती, हम कैसे सिखाएंगे, है ना। ये एक बाधा के रूप में है। या फिर अध्यापक के द्वारा इसकी अनदेखी, इग्नोर मारो, जो हमें पढ़ाना है वो हम पढ़ाएंगे, इन सबको इग्नोर मारो, जो सिलेबस में है हम वो पढ़ा देंगे, चाहे किसी समझ में आए या ना आए। क्या आप ये करेंगे? नो, नेवर। सभी के लिए समता सृजित करने के लिए इसे सीमित करना चाहिए। सीमित नहीं करेंगे, मिनिमाइज नहीं करेंगे, हमें इसको एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अलग अलग जाति धर्म समुदाय का बच्चा भी है। तो जो हिंदू धर्म के हैं और मुस्लिम धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म वाले हिंदू के रीति रिवाज समझेंगे, हिंदू मुस्लिम के समझेंगे, सिख हिंदू के समझेंगे, हिंदू सिख के जानेंगे, हिंदू जो है सरदारों की भाषा पंजाबी भाषा सीखेंगे, पंजाबी हिंदी सीखेंगे, है ना। तो ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है ना, ये पॉजिटिव चीज़ है। जो बच्चा पढ़ने में तेज है तो जो स्लो बच्चा है वो उनसे सीखेगा, ठीक है। इसको एक सकारात्मक वे में लेना चाहिए, इसको सकारात्मक वे में लेना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। शिक्षार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग को समृद्ध करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न हमने 3-4 प्रश्न डाल दिए हैं ताकि आपका जो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला ऑप्शन जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो क्लियर हो जाए। शिक्षार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग को यदि आपको मजबूत करना है तो क्या करेंगे? अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। अगर आसान प्रश्न पूछ दोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पढ़ेगी, कहाँ वो ज़्यादा दिमाग लगाएगा, आंसर दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय
रेखा का पालन करना चाहिए? नहीं, हमें गैर लचीली नहीं, रिजिड नहीं, रिजिड नेगेटिव वर्ड है, हमें फ्लेक्सिबल चाहिए, हमें टाइम टेबल फ्लेक्सिबल चाहिए, हम बच्चों के हिसाब से उसको टाइम को चेंज कर पाएं, ये भी हटा दो। ठीक है, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर देने चाहिए ताकि बच्चा कुछ डिस्कवर कर पाए। क्या कर पाए? बच्चा डिस्कवर कर पाए, कुछ नया क्रिएट कर पाए, बच्चा अपने अंदर सृजनात्मकता को डेवलप कर पाए। वेरी गुड, ये ऑप्शन हमको बेस्ट लग रहा है। विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत कर देना चाहिए। एक समान समूह में, ये कोई ठीक ऑप्शन नहीं हुआ। सिंपल सी बात यह है कि बच्चे को ज्ञान सृजन के लिए, नया सीखने के लिए उसको अवसर मिलने चाहिए, वो कुछ डिस्कवर कर पाए। ठीक है, इसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न दीजिए। कहता है कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। जब भी कोई सवाल टीचर पूछता है तो राखी उस सवाल के कई सारे आंसर दे देती है और नए नए आंसर देती है, कोई घिसे पिटे भी नहीं। ये राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? इसका मतलब है कि राखी गिफ्टेडनेस है, राखी बहुत जीनियस है, इसीलिए तो बड़ी जल्दी प्रॉब्लम को हल कर देती है, क्वेश्चन का आंसर दे देती है और वो भी नए नए आंसर देती है। विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, औसत नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की क्षमता नहीं है, ऐसा भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं, वो एक विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर कक्षा का वातावरण भय मुक्त हो। जी बिल्कुल बात सही है, कक्षा का वातावरण भय मुक्त हो, जहाँ पे बालक टीचर से निडर होकर के प्रश्न पूछ सके। क्लास का वातावरण इको फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। टीचर बालक से सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण जो है व्यवहार करे। ठीक है, भयमुक्त होना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करते। ये कौन सी बात हुई? जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, है ना, उस पर हमें ध्यान देना होगा। पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त होनी चाहिए, नहीं कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के मतों को कॉन्सेप्ट की व्याख्या के दौरान ना अपना जाए। क्यों? आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यदि स्टूडेंट का अपना कोई विचार है तो उसको शामिल करो, उसके विचार को जानो समझो, क्या पता आपसे बेहतर स्टूडेंट कह रहा हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन नेगेटिव है, बस एक ऑप्शन बढ़िया है कि क्लास का वातावरण ऐसा रखो कोई भी बच्चा खड़ा होकर के धड़ाक से अपना प्रश्न पूछ पाए, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर ले। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अनुशासनात्मक बना दिया आपने, बस डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, बहुत डर का माहौल बना दिया हो आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? किस चीज को विद्यार्थियों में प्रमोट करना चाहिए? रटने की प्रवृत्ति? कभी नहीं। समालोचनात्मक चिंतन? जी हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर हम लेकर के आएंगे। फिक्स्डनेस की बात नहीं करेंगे, कन्वर्जेंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। ये जो निगेटिव वर्ड हैं इनकी एक लिस्ट हम आपको बना के दे देंगे कि बेटा ये शब्द जहां मिले इनसे उचित दूरी बनाए रखना। ठीक है, ये इनकी हम लिस्ट एक दे देंगे आपको। अगला प्रश्न, और ये जो पीडीएफ, ये आज जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ इसको यहाँ पे हम आंसर लिख करके सबके कि हाँ इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, आंसर लिख करके, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इन सारे प्रश्नों के आंसर, यहाँ पे आंसर लिखा होगा, आंसर मिल जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे नेगेटिव वर्ड्स हो गए, पॉजिटिव वर्ड्स हो गए, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या फिर प्रेरणा प्रदान करता है? पुरस्कार आंतरिक नहीं है, पुरस्कार तो बाहरी है सर। पुरस्कार कैसा है? पुरस्कार बाहरी है, दंड बाहरी है, रुचि आंतरिक है, क्योंकि इसमें हमारा अपना इंटरेस्ट है, तभी तो हम काम को कर रहे हैं। अगर हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो तो फिर बाहरी हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ प्रशंसा पाने की चाह में पढ़ रहे हैं,
हम जो क्वेश्चन याद कर रहे हैं, अरे हम क्वेश्चन याद करके सुना देंगे तो हमारी वाह वाह होगी क्लास में, अरे श्याम तुम क्या बढ़िया लड़के, क्या बढ़िया लड़का, ये देखो याद करके आया है ना। तो सिर्फ प्रशंसा के लिए आप पढ़ रहे हैं, अपने लिए कहाँ पढ़ रहे हैं, तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि यार थोड़ी हमारी पीठ थपथपा देंगे टीचर, है ना। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये किया है युंग ने। युंग कहो चाहे जुंग कहो, एक ही बात है, जुंग ने किया है। पहले इन्होंने दो चीज़ें बताई कि व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। बाद में इन्होंने और रिसर्च की तो एक और जोड़ दिया, उभयमुखी। ठीक है सर, अंतर्मुखी कौन होते हैं? अंतर्मुखी वो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखें, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, अपने आप से जिनको मतलब हो, अपने में मस्त रहना। जो किताबी कीड़ा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले, वो भी इसी अंतर्मुखी होते हैं। ज़्यादा ना समाज से मतलब, ना समाज के कार्यों से मतलब, ना दोस्तों से मतलब, किसी से नहीं। इनकी दोस्ती में वो एक ही आध दोस्त मिलेंगे, बस, कोई दोस्त भी नहीं होता इनका। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वो आपसे 2 मिनट बात किए, उतने में आपकी दोस्ती हो गई, 2 घंटे बाद आपके पास फोन आ गया, और भैया क्या हाल चाल, है ना। यानी कि सबसे दोस्ती, जिससे मिले उससे हेलो हाय होती है। बढ़िया सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज में उठने बैठने वाले होते हैं, समाज का कोई काम हो ये तुम्हें आगे आगे दिखाई देंगे, तो ये बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, सबसे हंसमुख, एकदम बढ़िया। उभयमुखी, जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं। एक बात कही गई कि जैसे जो अंतर्मुखी होते हैं ना, ये अच्छे राइटर होते हैं, ये राइटर बढ़िया होते हैं, चुपचाप अपना जो है इमेजिनेशन करके कहानियां लिख रहे हैं। फिर इन्होंने कहा, जुंग ने, कि जो बहिर्मुखी होते हैं ये अच्छे वक्ता होते हैं, उन कहानियों को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे राइटर होने के साथ साथ अच्छे वक्ता भी हैं, जैसे कुमार विश्वास। ठीक है, ये अच्छे राइटर भी हैं, अच्छा लिखते भी हैं और उसको अच्छा प्रेजेंट भी करते हैं, तो ये उभयमुखी हो गए। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी। यानी कि अगर इनको ज़रूरत है तो ये अकेले भी रह लेते हैं, नहीं तो लोगों के साथ भी रह लेते हैं, जो उभयमुखी होते हैं। उभयमुखी में इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे देखिए, विपिन एक दिवा स्वप्नन है। विपिन दिन में स्वप्न, डे ड्रीमर है, दिन में स्वप्न देखता है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है, किताबें पढ़ता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। दूसरों से, जो मित्र नहीं है, किसी से अपने जल्दी विचार शेयर नहीं करता है। ये व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? हमने अभी बताया, दूसरों से जो है पुस्तकों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, किताबी कीड़ा हमने अभी कहा था, वो क्या है? अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट। किताबी कीड़ा होते हैं, अपने विचार किसी से प्रस्तुत नहीं करते, अगर खाली बैठे हैं तो दिन में बैठे स्वप्न देख रहे हैं, ये अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगला प्रश्न, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला व्यक्ति है, वो है सर बहिर्मुखी। बहिर्मुखी आदमी एकदम खुला दिल का, खुले दिल का, थोड़ा सा निराश है, जाके बैठ जाओ, भैया क्या हुआ जरा बताओ, हमको ही बताओ, तुरंत सब खोल के चिट्ठा रख देगा, मेरे साथ ये ऐसे हो गया, है ना, सब बता देगा। अंतर्मुखी कुछ ना बताएगा। ठीक है, ये मिलनसार होते हैं, हेलो हाय वाले होते हैं, हंसमुख होते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, किसका? केवल आनुवंशिकता का नहीं, जहां भी व्यक्तित्व की बात आएगी वहां आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का जब मिलन होता है तब एक बेहतरीन व्यक्तित्व निखर करके आता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम होता है हमारा व्यक्तित्व, है ना। आनुवंशिकता वो होता है, आनुवंशिकता का मतलब जो गुण, जो क्वालिटीज हमको अपने पेरेंट्स से मिली हैं, जन्मजात मिली हैं, और फिर उनको बेहतर अच्छा किया गया एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उनका लालन पालन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आपस में मिलती हैं तब हमारा व्यक्तित्व निखर करके आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 41, बाल विकास में, इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के इट स्टडीज द पीरियड फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस, प्रेगनेंसी से लेकर के एडोलसेंस तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो हर बच्चा विशेष है,
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे में अपनी एक अलग विशेष विशेषता होती है। अरे इन कुछ विशेष विशेषताओं के कारण ही तो हम एक दूसरे से विशेष हैं, ठीक है। तो ईच चाइल्ड इज यूनिक, हम आप सभी एक दूसरे से एक अपने आप में यूनिक हैं, हम सभी अपने आप में विशेष हैं, यूनिक हैं, हर बच्चा विशेष है। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? क्यों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या परीक्षा में परिणाम उन्नति होती है, या यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? बेस्ट ऑप्शन यही है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में टीचर की हेल्प करता है। यदि आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है ना, बच्चे की क्षमता कितनी है, वो चाहता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो यदि होमवर्क नहीं करके लाया तो क्यों नहीं करके लाया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये सब चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। जब आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आप बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, है ना। बच्चा यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है ना, उसका होमवर्क हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो चाहता क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है सर। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। शिक्षा का केंद्र बिंदु भी बालक ही है, अब तो बालक ही सब कुछ है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है यार, ये क्यों सबको दुखी करता है। हम कभी कभी मतलब क्लास में जब हम पढ़ाते थे हम भी यही कहते थे, यार तुम्हारी समस्या क्या है, तुम चाहते क्या हो भैया, काहे सबको दुखी किए हो, क्यों तुम इसको मार देते हो, उसको मार देते हो, इसकी किताब फाड़ देते हो, क्या रीजन है इसके पीछे। इसके लिए हमें व्यक्तिगत अध्ययन की जरूरत है सर। किसकी? केस स्टडी मेथड। हम इसमें जाने कि आखिर बच्चे की समस्या क्या है, उसको अकेले में बुलाएं, उससे बात करें, तुम भैया क्या खा के आते हो, है ना, तुम्हारा घर परिवार कैसा है, और तुम मतलब क्या चाहते हो, किस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, उसको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको समझ पाएंगे कि आखिर बच्चा है क्या, ये ऐसा आखिर करता क्यों है ना। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं सर, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट चलता है। विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, ओके। बाकी विकास जो है वो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है, विविधता का प्रिंसिपल है, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है, ये सभी बातें सही हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट यहाँ पे हो जाएगा, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ये उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये जो उदाहरण है ये एकीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है। यहाँ पे बच्चा इंटीग्रेशन करता है, चीज़ों को एक साथ मिलाकर एकीकृत करके काम कर रहा है। क्योंकि पहले पूरे हाथ को चलाता था, अब वो पहले पूरे हाथ को चला रहा है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चला रहा है। इसका मतलब उसने हाथ उंगलियों को के बीच जो एक तालमेल है वो उसने बैठाना सीख लिया है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नरेश और मुकेश की आयु बिल्कुल समान है, दोनों 5-5 साल के हैं। मान लीजिए दोनों 10-10 साल के हैं, ठीक है। उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। एक जो है उसके समाज में दोस्त काफ़ी हैं, वो समाज में उसको लोग जानते ज़्यादा लोग हैं, इसको समाज में थोड़ा कम लोग जानते हैं, दोस्ती उस्ती भी उतनी नहीं है, ठीक है। ये विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये होता है व्यक्तिगता का सिद्धांत होता है ये, क्योंकि हम सब में व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या है सर? व्यक्तिगत विभिन्नता है ना। कोई ज़्यादा मिलनसार है, कोई कम मिलनसार है, किसी का जो है मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, किसी का उसी उम्र में कम हुआ है,
कोई 10 साल का बहुत कुछ सीख गया, कोई 10 साल का कुछ नहीं सीखा या बहुत कम सीखा। ये फ़र्क पड़ता है व्यक्तिगतता की वजह से, है ना। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और है 51। देखिए 51 क्वेश्चन थे आज, इनकी PDF जो है वो हम आंसर लिख करके टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था। कौन सा कथन, अच्छा गलत पूछ रहा है, सॉरी गलत पूछ रहा है। हाँ, मैं यही कहने जा रहा था कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम विकास का मापन नहीं कर सकते सर, हम विकास का मापन नहीं कर सकते, वृद्धि का कर सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं। तुम्हारी कितनी लंबाई बढ़ी, कितनी मोटाई बढ़ी, तुम कितने मोटे हो गए, तुम्हारा जो है कितनी, तुम पूरी लंबाई कितनी हो गई, फैट कितना हो गया, कितने किलो वजन हो गया तुम्हारा, ये सब चीज़ें हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। विकास को नहीं कर सकते सर, विकास को हम माप नहीं सकते, यही तो कथन इसमें गलत है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। वेरी गुड, सही है, ध्यान रखिए। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अंतःक्रिया से ही होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। सारे ऑप्शन, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये ऑप्शन इसमें गलत है। गलत पूछ रहा है तो हम गलत ही बताएंगे। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्लास कैसी रही, क्योंकि ये हमने एक नई शुरुआत की है, ताकि यदि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और ऐसे ही समझाते रहेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, गर्भ से कब्र तक जाती है, वोम्ब टू टूम्ब जाती है। विकास जो है वो वोम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी कि जब गर्भ से कब्र तक जाता है। यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ये कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, आज के ये 51 क्वेश्चन कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जो PDF रहेगी इसमें हम यहाँ पे आंसर लिख करके टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और क्वेश्चंस कैसे रहे ये आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।